जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो आज सेकंड सेशन में जो सीसी रूल का सेकंड सेशन है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं रूल 1 to 9 की। तो रूल 1 to 9 में आपका जनरल पार्ट जो है ये 3 रूल्स का है, वो ख़त्म हो जाएगा। आपका क्लासिफिकेशन जो है पार्ट 2 वो ख़त्म हो जाएगा, और जो थर्ड है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का, ये रूल 9 तक ये आपका जो है यहाँ पे आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है वो इसके नेक्स्ट सेशन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होगा, सस्पेंशन पेनल्टी ये सब। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है उसके अंदर क्या क्या रूल हम डिस्कस करने वाले हैं उसको ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहला है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो रूल 1 के अंदर हम ये बात करेंगे कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा। तो शॉर्ट टाइटल का मतलब वही होता है, जो नाम होता है रूल का उसको ही शॉर्ट टाइटल बोला जाता है। तो कोई इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शॉर्ट टाइटल जो है इसका द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। कमेंसमेंट तो ये 1 दिसंबर 1965 यानी 1 दिसंबर 1965 से कमेंस हुआ था, तो इसलिए इसका कमेंसमेंट ये होगा। तो ये तो छोटा सा रूल है। सेकंड आपका जो रूल आएगा वो आएगा इंटरप्रिटेशन का। तो इंटरप्रिटेशन हर रूल के अंदर होता है, हर रूल के अंदर अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि इस रूल के अंदर जिस वर्ड को इस्तेमाल किया गया, उसको यूज़ किया गया है, उसका यहाँ पे इस रूल के अंदर उसका क्या मीनिंग होगा। तो किसी रूल का जनरल मीनिंग कुछ और हो सकता है, लेकिन किसी जिस रूल में उसको यूज़ किया गया है, जैसे कि कंडक्ट रूल में फैमिली की डेफिनेशन अलग हो सकती है, सीसीए रूल में फैमिली की डेफिनेशन अलग हो सकती है। इसी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट वहाँ पे कौन होगा वो अलग हो सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो हर रूल के स्पेसिफिक हम क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन में किस वर्ड का क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। जो रूल 3 है वो अप्लीकेशन के बारे में बताएगा कि ये जो सीसीए रूल्स हैं किनके ऊपर अप्लीकेबल होगा, कौन कौन से जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इन रूल से गवर्न होते हैं, उसके बारे में ये अप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे। फिर जो आपका सेकंड पार्ट आएगा ये क्लासिफिकेशन की बात करता है। तो क्लासिफिकेशन किसका है, तो इसमें सर्विसेज और पोस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को कैसे क्लासिफाई करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, फिर पोस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम जनरल जो सेंट्रल सर्विसेज हैं वो कौन कहलाएंगे, किसको हम जनरल सेंट्रल सर्विसेज कहेंगे, उसके बारे में देखेंगे। और फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के जो पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे कि ग्रुप ए का जो सर्विसेज या पोस्ट है उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। और उसके अलावा जो बाकी बी सी डी बच गए हैं, डी तो खैर अबॉलिश हो गया है लेकिन यहाँ पे अभी भी डी को रखा गया है, तो हम उसको पढ़ेंगे भी। तो डी और बी से सी डी जो उनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होंगे, कैसे डिफाइन किया गया है, उसके बारे में हम इसको चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है, तो हमें आज 1 to 9 जो ये रूल्स हैं इसके बारे में आज डिस्कस करना है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। तो फर्स्ट रूल पढ़ने से पहले जो भी कोई रूल बनाया जाता है वो कहीं से पावर डिराइव करके बनाया जाता है, इसको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जब कंडक्ट रूल किया था हमने तब भी चर्चा की थी। तो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि रूल जो आर्टिकल 309 है, आर्टिकल 309 का प्रोवाइजो ये कहता है कि जब तक कोई लेजिस्लेचर यानी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर और सेंटर के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेचर, जब तक कोई इन सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए, रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं लिया था, तब तक क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर है कि आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो से पावर डिराइव करके वो रूल बना सकते हैं। और इसको स्टैट्यूटरी रूल कहा जाता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी का मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करके बनाया गया है। ठीक है, तो इस वजह से इनको स्टैट्यूटरी रूल्स भी कहा जाता है। तो एक बारी इसका इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द प्रोवाइजर टू आर्टिकल 309, तो 309 के प्रोवाइजर से पावर डिराइव करके एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 148, तो 148 के आर्टिकल 5 के अंदर बेसिकली बता रखा है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई भी रूल बनाने से पहले कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो हैं उनसे जो है सलाह मशवरा या कंसल्टेशन किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये जो 148 का 5 क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे कंसल्टेशन कर लिया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से। तो जो कंट्रोलर है और ऑडिटर जनरल है इससे सलाह करने के बाद जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है क्या कर रहे हैं, इन रूल्स को सीसीए रूल्स 1965 को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे उन्होंने बताया।
तो अब ये आपका मेन आया था। तो ये स्टार्टिंग में इसलिए दिया था कि पावर ड्राइव कहाँ से हो रही है उसको बताना जरूरी होता है। तो इसीलिए, क्योंकि स्टैट्यूटरी रूल तो तभी कहा कहलाएगा ये जब हम इसके अंदर बताएंगे कि पावर किस स्टैट्यूट से आई है, और कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई स्टैट्यूट नहीं होता, इसलिए ये स्टैट्यूटरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन की स्टैट्यूटरी पावर है यहाँ पे। तो पार्ट 1 जर्नल है। पार्ट 1 जर्नल में मैंने बता दिया कि पहला जो शॉर्ट टाइटल होता है, शॉर्ट टाइटल में इसका नाम ही होता है, उसी को शॉर्ट टाइटल बोलते हैं। तो इसमें कुछ दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर कमेंसमेंट, हमने कमेंसमेंट देख लिया कि ये 1 दिसंबर 1965 1965 से इफेक्ट में आया है, कमेंसमेंट इसका हुआ है। तो ये इसकी डेट रहेगी। ये जितने भी आपके रूल्स है, कंडक्ट रूल है, सीसीए रूल है, आप एक टेबल बना लें अपने पास और उसके अंदर टेबल में लिखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी रूल है और उसका कमेंसमेंट कब से आया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया आता है, तो आपको सबका कमेंसमेंट डेट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद रूल 2 के अंदर इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन बेसिकली किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा उसके बारे में बताता है, यानी इन रूल्स के तहत किस वर्ड को किस सेंस में लिया जाएगा उसके बारे में ये बताता है, जो रूल 2 है इंटरप्रिटेशन। और कहीं पे इसको डेफिनेशन क्लॉज भी बोला जाता है, क्योंकि ये डिफाइन करता है किस वर्ड को किस तरीके से मानना है या उसका मीनिंग क्या लेना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सीसीए रूल के अंदर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बताया गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, क्योंकि इसके अंदर 3-4 अथॉरिटी के नाम बताए गए और उसमें बोला गया कि इनमें से जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसको हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहेंगे। तो कौन कौन सा है? तो इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट मींस, अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट मींस, यानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट के रिस्पेक्ट में उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी, वो इस तरह से डिफाइन किया गया है। ये एक्चुअल में जो रूल है उसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट वे में लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए इसको शॉर्ट में और इसको ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में इसको लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें अथॉरिटी कौन कौन सी है। फिर अथॉरिटी में से ये जितनी भी अथॉरिटी बताई गई है, 4 तरह की अथॉरिटी बताई गई है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उस गवर्नमेंट सर्वेंट की होगी, कौन होगा? उसमें से जो हाईएस्ट यानी पोजीशन होल्ड करता है, ये जो सबसे सीनियर पोजीशन में है, उसको हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहेंगे। तो अब ये 4 तरह की अथॉरिटीज जो हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटीज के लिए, 4 तरह की अथॉरिटीज कैसे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो वो इस सेंस में बताया गया है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लिया किसी को इनिशियली अपॉइंट किया गया लोअर पोस्ट पे। जब लोअर पोस्ट पे उसे अपॉइंट किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसका प्रोबेशन पीरियड भी हो सकता है। तो उसको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी हो सकता है कि एक लोअर लेवल पे एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी रही हो। फिर उसका जब कंफर्मेशन हुआ, लेकिन कंफर्मेशन अब ये मान के चलते हैं कि कोई हायर अथॉरिटी कर रही है। मान लो अगर स्टार्टिंग में अंडर सेक्रेटरी ने अपॉइंट किया था, तो जो उसको कंफर्म करने वाली अथॉरिटी है वो डिप्टी सेक्रेटरी है। तो इसका मतलब उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अगर यही 2 केस है, उस केस में अगर कोई उसके खिलाफ चार्जेस लगते हैं और वो यानी उसका परमानेंट होने के बाद लगता है, तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीएस मान जाएगा, ना कि जो यूएस थे। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी को सर्विस में आने के बाद अलग अलग लेवल पे उसके अलग अलग अथॉरिटीज रहती हैं, तो जो हाईएस्ट होता है उसको चूज किया जाता है। तो अभी देख लेते हैं कि हम इन्होंने किन किन अथॉरिटीज को बताया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू ए सर्विस ऑफ विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज ए मेंबर और द ग्रेड ऑफ सर्विस इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज इंक्लूडेड। तो ये कह रहा है कि अथॉरिटी एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का मतलब जिसको यानी पावर दी गई है, ठीक है। तो जो अथॉरिटी एम्पावर्ड है इस काम को करने के लिए, अपॉइंटमेंट को करने के लिए। अब तो यहाँ पे एक कैटेगरी उन अथॉरिटीज की आ गई जो एम्पावर्ड है, यानी जिनको एम्पावर किया गया है। तो एम्पावर किस तरीके से किया जा सकता है? हो सकता है प्रेसिडेंट ने अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से उनको एम्पावर किया हो, या हो सकता है उनको पावर डेलीगेट कर दी गई हो, इसलिए वो एम्पावर हो गए। तो जिस वजह से भी उनको एम्पावर किया गया है, तो यहाँ पे एक अथॉरिटी तो आपको ये समझ आ गई, वो अथॉरिटी जो एम्पावर्ड है अपॉइंटमेंट करने के लिए किसी सर्विस के अंदर या किसी ग्रेड ऑफ सर्विस के अंदर उस गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो ग्रेड क्या होता है? ग्रेड का मतलब जब अलग अलग, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि ग्रेड होता क्या है। एक किसी सर्विस के अंदर अलग अलग लेवल हो सकते हैं, अलग अलग ग्रेड हो सकते हैं, उसी को ही यहाँ पे रेफरेंस दिया गया कि ग्रेड ऑफ सर्विस। तो जैसे कि सीसीए जो आपका सीएसएस है सर्विस है, उसके अंदर अलग अलग ग्रेड है। तो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके अलग अलग ग्रेड हैं। एएसओ ग्रेड है,
एक सेक्शन ऑफिसर ग्रेड है, फिर उसके बाद ग्रेड 1 यानी अंडर सेक्रेटरी होता है, फिर सिलेक्शन ग्रेड होता है, डिप्टी सेक्रेटरी होता है, और फिर सीनियर सिलेक्शन ग्रेड होता है जो डायरेक्टर का होता है। तो ये अलग अलग ग्रेड्स हैं सीएसएस के अंदर, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के अंदर ये अलग अलग ग्रेड्स हैं। ऐसे ही अलग अलग सर्विसेज के अंदर अलग अलग ग्रेड्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे यानी जो ये बात कर रहे हैं ग्रेड ऑफ सर्विस, तो ग्रेड ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि जिस ग्रेड में उसको गवर्नमेंट सर्वेंट को इंक्लूड किया जा रहा है, और वो अथॉरिटी जो एम्पावर्ड है इस तरह के अपॉइंटमेंट को करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको सीएसएस का एग्जाम्पल दिया है। दूसरा कहता है, तो ये तो हो गया कि वो अथॉरिटी जो एम्पावर्ड है अपॉइंटमेंट करने के लिए उस गवर्नमेंट सर्वेंट का। उसके बाद वो कह रहा है कि द अथॉरिटी एम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विच द गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज की बात कर रहा था, तो हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो सर्विस में ना हो, पोस्ट में हो। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी उसने ले लिया कि अगर मान लो कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है तो ऐसी अथॉरिटी जो एम्पावर्ड है उस पोस्ट पे भी अपॉइंट करने के लिए। तो क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो हमें हर के सभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट उसके रिस्पेक्ट में बताना होगा, तो पहले उन्होंने सर्विस की बात की कि सर्विस के अंदर जो भी अथॉरिटी एम्पावर्ड है अपॉइंटमेंट करने के लिए। फिर उसने बताया कि पोस्ट, जिस पोस्ट को गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड कर रहा है और वहाँ पे जो एम्पावर्ड है उसको अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं द अथॉरिटी विच अपॉइंटेड द गवर्नमेंट सर्वेंट टू सच सर्विस। यहाँ पे बात कर रहे थे कि ऐसी अथॉरिटी जो एम्पावर्ड है। अब एक्चुअल में जिस अथॉरिटी ने उस गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट किया, अब ये उस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये कैटेगरी बता रहे हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटी हो सकती है। तो एक तो उन्होंने बता दिया अथॉरिटी जो एम्पावर्ड है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी सर्विस में अपॉइंट करने के लिए या किसी ग्रेड ऑफ सर्विस में अपॉइंट करने के लिए। यहाँ पे बोल दिया कि उस पोस्ट को अपॉइंट करने के लिए जिसको वो होल्ड करता है। फिर ये इन्होंने बता दिया कि ऐसी अथॉरिटी जो जिसने अपॉइंट किया, एक्चुअल में अपॉइंट किया उस गवर्नमेंट सर्वेंट को उस सर्विस में, उस ग्रेड में या उस पोस्ट में। ठीक है, एंड वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग बीन ए परमानेंट मेंबर ऑफ एनी अदर सर्विस और हैविंग सब्सटेंटिवली held any other permanent post has been in continuous employment of the government। तो जहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, परमानेंट पोस्ट होल्ड कर रहा है और सब्सटैंटिव पोस्ट होल्ड कर रहा है किसी दूसरी सर्विस के अंदर भी और कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में है, तो उस केस में उस अथॉरिटी जिसने उसको अपॉइंट किया था, द अथॉरिटी विच अपॉइंटेड हिम टू दैट सर्विस और टू ग्रेड इन सर्विस टू अदर पोस्ट। तो यानी कहने का मतलब उन्होंने पहले बताया कि एम्पावर्ड जो अथॉरिटी एम्पावर्ड है अपॉइंटमेंट करने के लिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस में या ग्रेड ऑफ सर्विस में या किसी पोस्ट पे। ठीक है, उनमें जो भी एम्पावर्ड अथॉरिटी, एक अथॉरिटी तो ये हो गई। दूसरा फिर उन्होंने अथॉरिटी बताई कि एक्चुअल में जिसने अपॉइंटमेंट किया, यानी एम्पावर्ड कुछ भी हो सकता है, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन अपॉइंटमेंट किसने किया वो भी देखना है। तो इस सर्विस में, ग्रेड में या पोस्ट पे जिस अथॉरिटी ने अपॉइंट किया उसको देखना है। फिर उसके बाद जो बाकी कोई दूसरी सर्विस बच गई उसके अंदर अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो क्या करता है, परमानेंट पोस्ट होल्ड कर रहा है या सब्सटैंटिव पोस्ट होल्ड कर रहा है। सब्सटैंटिव का मतलब वही है, परमानेंट पोस्ट हो गया उसके अंदर, यानी किसी एडहॉक पे या इस तरीके से नहीं है, सब्सटैंटिव पोस्ट होल्ड कर रहा है वहां पे एंड कंटिन्यूस सर्विस में है वहां पे एम्प्लॉयमेंट उस गवर्नमेंट के। तो जिस अथॉरिटी ने उस पोस्ट पे उसे अपॉइंट किया था, विच अपॉइंटेड हिम टू दैट सर्विस और ग्रेड इन दैट सर्विस और दैट पोस्ट। तो इनमें से जो भी अथॉरिटी हाई सीनियर होगा, सीनियर यानी हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी, वो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था कि अगर मान लिया कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आया, उसको जो अपॉइंट करने वाला था उसने अपॉइंट किया स्टार्टिंग में, एम्पावर्ड कोई भी हो सकता है, एम्पावर्ड अगर ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल मान सकते हैं कि एम्पावर्ड प्रेसिडेंट थे और उसको अपॉइंट किया सेक्रेटरी ने। ठीक है, दो ही केस मान के चलते हैं, और उसको कंफर्म किया या सब्सटैंटिव पोस्ट उसने होल्ड की, उस केस में मान लिया जॉइंट सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाला। तो ये तीनों ही अथॉरिटी में हम देखेंगे कि सबसे सीनियर कौन है। तो यहाँ पे अथॉरिटी यानी प्रेसिडेंट की सबसे सीनियर, तो यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट की मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी लेना है वो इनमें से जितने भी केसेस, जितने भी अथॉरिटी उससे रिलेटेड है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड, उसमें से हाईएस्ट कौन है उसके बारे में जो हमें जानना है, और उसी को ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहा जाएगा। शॉर्ट में मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया। तो तीन तरह के आपके यहाँ पे बने, एक तो एम्पावर्ड है, एक जिसने अपॉइंट किया, और ऐसी अथॉरिटी जो परमानेंट पोस्ट पे अपॉइंट कर रही है। तो ये इनमें से जो हाईएस्ट है वही
जो है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में मैंने AA लिख रखा है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो माना जाएगा। ठीक है। कैडर अथॉरिटी, देखिए कैडर अथॉरिटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो कैडर इसमें डिफाइन ये किया गया कि इन रिलेशन टू ए सर्विस, किसी सर्विस के रूल्स के अकॉर्डिंग या उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, वहाँ पे कैडर अथॉरिटी जिसको भी डिफाइन किया गया वही कैडर अथॉरिटी यहाँ पे भी CC के अंदर तहत होगी। ठीक है। तो ये कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कैडर अथॉरिटी यहाँ पे यही डिफाइन कर रखा है कि जो भी रिस्पेक्टिव सर्विस है, मतलब कोई अगर किसी भी सर्विस को बिलोंग करता है तो वहाँ पे कैडर अथॉरिटी किसको डिफाइन किया गया है, वहीं से उसका मीनिंग उठा लेना है, यहाँ पे डाल देना है। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर चार्जेस लगाएंगे उसको CC रूल के तहत, उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग होगी तो उसकी सर्विस के रूल के अकॉर्डिंग, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही वो गवर्न होगा कि वहाँ पे कैडर किसको डिफाइन किया गया है, कैडर अथॉरिटी किसको डिफाइन की गई है। तो इसलिए उन्होंने वहीं से उठा के उसका जो है यहाँ पे मीनिंग डाल दिया है। उसके बाद वो कह रहा है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट किसको कहेंगे हम। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज या सेंट्रल सिविल पोस्ट जिसको भी कहेंगे, जो शेड्यूल में बता रखा है वो तो है ही है। उसके अलावा वो कह रहा है कि इंक्लूड्स ए सिविलियन सर्विस और सिविलियन पोस्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। तो यानी कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप का मतलब यह है कि ग्रुप A है, B है या C है, उसके अंदर जो भी वो पोस्ट होल्ड कर रहा है, सेंट्रल सिविल सर्विस में अगर मान लो A की बात करते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप A की बात करते हैं, तो उस ग्रुप A में जो डिफेंस के सिविलियंस हैं वो भी आएंगे, वो भी इंक्लूड होते हैं, इसके बारे में इन्होंने बोला है। यानी ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस हो या सेंट्रल सिविल पोस्ट हो, जब हम उसकी बात करेंगे तो उसके अंदर जो डिफेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप के, यानी अगर हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप A की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफेंस के भी जो सिविलियन सर्विस और सिविलियन पोस्ट के ग्रुप A के ऑफिसर्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे। ये इनका कहने का पर्पज है इसके अंदर। तो ये डेफिनेशन यानी हमें इस तरीके से लेनी है। कमीशन, कमीशन का जहां पे भी जिक्र आएगा इन रूल्स के तहत तो उसका मतलब होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी वो शॉर्ट में UPSC को कमीशन लिखेंगे। डिफेंस सर्विसेज, तो डिफेंस सर्विस को किस तरह से डिफाइन किया गया, उन्होंने बोला कि डिफेंस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेड आउट ऑफ डिफेंस सर्विस एस्टिमेट, जिसके अंदर जो उन गवर्नमेंट सर्वेंट को पेमेंट हो रही है वो किससे हो रही है, डिफेंस सर्विस एस्टिमेट जो है उससे पेमेंट हो रही है। और उनके ऊपर ना तो आर्मी एक्ट लगता है, ना नेवी एक्ट लगता है, ना एयरफोर्स एक्ट लगता है। ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिफेंस के अंदर है और उसको डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से पैसा दिया जा रहा है और उसके पर ना आर्मी एक्ट लग रहा है, ना नेवी एक्ट लग रहा है, ना एयरफोर्स एक्ट लग रहा है, तो वो आपका डिफेंस सर्विस में कहलाएगा। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का मतलब क्या, इसमें क्या है, एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट टू बी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का यहाँ पे डेफिनेशन बताया कि प्रेसिडेंट ने अगर ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफिकेशन से किसी को भी डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। अगर आप एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल देखेंगे तो वहाँ पे मिनिस्ट्री को भी डिपार्टमेंट के डेफिनेशन में डाला गया है। तो यानी क्योंकि वो भी ऑफिशियल गजेट और नोटिफिकेशन लाके डाला गया है, तो इसलिए ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं है जो हम लिटरल सेंस में अगर देते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री हो गया, उसके अंडर जो भी जितने भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जितने भी उसके अंडर है वो सारे डिपार्टमेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अंडर है वो भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट से आप ये समझे कि बाकी जो टर्म्स हैं वो नहीं आती हैं। डिपार्टमेंट यानी बहुत ही होल या बहुत ही एलोबरेटली डिफाइंड है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल में। तो वहां पे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन सब इसके अंडर इस डेफिनेशन में आ जाता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, मींस अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11। हम रूल 11 की चर्चा नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो रूल 11 में बेसिकली माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी बता रखा है। जो सबसे मिनिमम पेनल्टी वो सेंश्योर की है। ठीक है। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की डेफिनेशन है ये कहता है कि ऐसी अथॉरिटी, ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रूल 11 के अंदर जितनी भी पेनल्टीज बताई गई है उसको अगर वो इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहलाएगा।
means the authority competent under these rules to impose on a government servant any of the penalties, यानी कोई भी पेनल्टी अगर वो इम्पोज कर सकते हैं। यानी मान लिया वहाँ पे 10-11 पेनल्टीज हैं टोटल मिला के, माइनर और मेजर पेनल्टी मिला के, तो अगर उनमें से कोई भी एक पेनल्टी अगर कोई अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इम्पोज कर सकती है तो उसको नाम हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का देंगे। बाकी हम एक बारी मैं दिखा भी देता हूँ आपको शेड्यूल के अंदर किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखेंगे इसके अंदर, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस है, सर्विस की डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज सीएसएस एक्सक्लूडिंग सेक्शन ऑफिसर्स विद ग्रुप ए स्टेटस। तो पहले कुछ जो एसओज थे वो यूपीएससी से डायरेक्ट आते थे, उनको ग्रुप ए का स्टेटस मिला हुआ था, तो वो कह रहे हैं उनको छोड़कर बाकियों के बारे में बता रहे हैं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि प्रेसिडेंट होंगे, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टीज एंड पेनल्टीज विच इट में इम्पोज। तो ऐसी अथॉरिटी जो पेनल्टीज लगा सकते हैं और कौन सी पेनल्टी वो लगा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो जैसे कि पहली अथॉरिटी बताया प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन सी पेनल्टी लगा सकते हैं, सारी पेनल्टी लगा सकते हैं। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ सर्विस सर्विंग इन, अगर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे कौन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो सेक्रेटरी है। तो ये भी एक तरह के डिसिप्लिनरी यहाँ पे अथॉरिटी है। और ये किस तरह की पेनल्टी लगा सकते हैं, ये फर्स्ट पेनल्टी लगा सकते हैं, रूल 111 के अंदर जो पहली पेनल्टी है वो लगा सकते हैं, और पहली पेनल्टी जो है सेंश्योर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि कौन कौन सी पेनल्टी कौन कौन लगा सकता है। ये 1 to 4, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि माइनर पेनल्टी है 1 to 4, तो 1 to 4 यहाँ पे लगा सकते हैं ये। तो इस तरीके से बता दिया कि क्या उनकी कैपेसिटी है। बाकी जब हम रूल 11 में जाएंगे तो फिर एक बारी डिटेल में और इसको दोबारा से देख लेंगे कि कौन सी पेनल्टी कौन कौन लगा सकता है। ठीक है, इसी तरह से डिफाइन किया गया बाकी पार्ट्स के अंदर भी शेड्यूल के, कि जैसे ये ग्रुप सी के लिए कौन, ये डिस्क्रिप्शन देते हैं सर्विस का, सीएस सर्विस है ये, जहाँ पे यूडीसी और एलडीसी आते हैं। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, डीएस है। फिर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टी, कौन पेनल्टी लगा सकता है, डीएस है। डीएस कौन सी पेनल्टी लगा सकते हैं, सारी पेनल्टीज लगा सकते हैं। इसकी अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, वो सेक्रेटरी होगी। यानी यहाँ पे अगर किसी ने प्रोसीडिंग चलाई, किसी के खिलाफ जो है कोई, यानी चार्ज प्रूफ हो गया और उसके बाद वो ऑर्डर पास हो गया उसके खिलाफ और वो अपील में जाना चाहता है, तो वो अपील में डीएस के बाद किसके पास जाएगा, तो सेक्रेटरी, कैडर अथॉरिटी, जो भी उस कैडर का जो भी सेक्रेटरी हैं कैडर अथॉरिटी के, उनके पास वो जाएंगे, ये यहाँ पे बताया। ठीक है, चलिए, तो आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वो अथॉरिटी है जो कोई भी एक पेनल्टी, ये जो यहाँ पे शेड्यूल में बता रखा है उसमें से लगा सकते हैं वो, और जनरली डिफाइंड है यहाँ पे कि कौन कौन सी पेनल्टी अथॉरिटी लगा सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या मीनिंग होगा, कौन कौन उसके अंदर आएगा, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सर्विस और होल्ड सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन। तो यहाँ पे जितनी भी बातें बताई गई है जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन से रिलेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बताई गई है। और ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई 4 पॉइंट बता दिए कि इन 4 ऑप्शन से बताओ कि कौन सा जो गवर्नमेंट सर्वेंट सीसीए रूल के तहत आएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहला उन्होंने बताया कि इज ए मेंबर ऑफ सर्विस, किसी भी सर्विस का या तो वो मेंबर हो और होल्ड से सिविल पोस्ट, या किसी सिविल पोस्ट को वो होल्ड करता हो अंडर द यूनियन। ठीक है, तो ये यूनियन जो वर्ड है ये आपको ध्यान में रखना है, यानी सीसीए रूल जो है वो यहाँ पे यूनियन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। एंड इंक्लूड्स, और इसके अंदर ये बाकी लोग भी आएंगे। कौन से लोग, एनी सच पर्सन ऑन फॉरेन सर्विस और हुज सर्विस आर टेम्पररी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ए लोकल और अदर अथॉरिटी। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो यूनियन के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में किसी सर्विस में है या उसके रिस्पेक्ट में किसी सिविल पोस्ट को होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो बंदा अगर फॉरेन सर्विस में चला जाता है। फॉरेन सर्विस का क्या मतलब होता है, फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन में बहुत कम फर्क होता है। डेपुटेशन आप एक जनरल वर्ड है जो जनरली जानते हैं कि जब भी कोई अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को छोड़कर अप्रूवल लेकर वो अपने डिपार्टमेंट छोड़कर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाता है तो उसको हम कहते हैं डेपुटेशन। ठीक है, तो जब वो सैलरी अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से ही और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही लेता है तो उस केस में उसको हम कहते हैं डेपुटेशन। लेकिन जब वो सैलरी क्या करता है, दूसरे डिपार्टमेंट से लेता है,
जहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उस केस में जो डिपार्टमेंट जिसने उसको बोरो किया है उसको भी कुछ एक अमाउंट देना पड़ता है। यानी जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसको भी इसके रिस्पेक्ट में, उसकी सर्विस के रिस्पेक्ट में कुछ अमाउंट देना पड़ता है। तो इस तरीके के सर्विस को फॉरेन सर्विस कहते हैं। तो जनरली जो फॉरेन सर्विस पे कोई जाता है तो पीएसयू हो गया, कोई ऑटोनॉमस बॉडी हो गया, ऐसे जगह पे जाता है। तो फॉरेन सर्विस में यानी क्या होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपनी सैलरी डिराइव नहीं करता है। और जनरली क्या होता है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, इंडिया भी हो सकता है या स्टेट का भी हो सकता है, तो दोनों ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट, यूनियन जो भी है वहाँ से डिराइव नहीं करता है। वो क्या करता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेता है, अपनी सैलरी लेता है, और उस केस में एक सर्टेन जो फीस या कह लो या कुछ अमाउंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है उसके सर्विस की वजह से। तो इसको हम फॉरेन सर्विस कहते हैं। तो जो डेफिनेशन है इन दोनों की, डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में बहुत ही माइनर फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीज़ें लगभग सिमिलर होती हैं। तो अगर कोई पर्सन यानी यूनियन की सर्विस में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है, लेकिन वो क्या चला जाता है, फॉरेन सर्विस में चला जाता है। फॉरेन सर्विस मतलब किसी पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी में चला गया। हुज सर्विस आर टेम्परेली, या टेम्परेली किसी को स्टेट गवर्नमेंट या लोकल, कहीं पे लोकल, जैसे मान लो स्टेट के एमसीडी में चला गया, वहाँ का जो भी लोकल पब्लिक जो भी अथॉरिटी है, या लोकल जैसे होते हैं अलग अलग रेवेन्यू का ऑफिस होता है, ये इस तरह की कोई भी अथॉरिटी है वहाँ पे वो चला गया है। तो बेसिकली वो पर्सन क्या बिलोंग करता है, यूनियन से बिलोंग करता है, यूनियन की सर्विस से बिलोंग करता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यानी कुछ समय के लिए वो फॉरेन सर्विस में गया है या किसी स्टेट गवर्नमेंट में या लोकल अथॉरिटी के पास गया है, तो तब भी वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएगा इन रूल्स के तहत। यानी उसके ऊपर भी वो ये सीसीए रूल जो है वो अप्लीकेबल होगा। इस वजह से हम गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। यानी टेम्पररी ट्रांसफर करने से किसी का जो एक्चुअल नेचर है सर्विस का वो चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे इस रूल के तहत। इज ए मेंबर of a service or hold a civil post under the state government and whose services are temporarily placed at the disposal of central government। तो ये अदरवाइज भी, अदर वे राउंड भी बता रहा है। अदर वे राउंड मतलब कि अभी पहले क्या बताया उन्होंने कि यूनियन से जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो स्टेट में या किसी लोकल अथॉरिटी में या फॉरेन सर्विस में चला गया। अब वो कह रहा है कि अगर कोई रिवर्स यानी स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे सेंटर में आता है टेम्परेली, तो उसको भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी में रखा गया है और गवर्नमेंट सर्वेंट वो कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का पर्सन है, होल्ड कर रहा है, और हुज सर्विसेज आर टेम्परली प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको रखा गया है, तो तब भी वो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में आने से क्या होगा, उसके ऊपर ये रूल्स अप्लीकेबल हो जाएंगे। is in the service of local or other authority and whose services are temporarily placed at the disposal of the central government। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में था वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट था, अब यहाँ पे क्या है वो लोकल अथॉरिटी में हो तब भी, और उसको क्या है टेम्परली हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज पे लगा रखा हो या उसके डिस्पोजल पे हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो वन था, वन में क्या था, कोई यूनियन का पर्सन है उसको स्टेट गवर्नमेंट में या फॉरेन सर्विस में या लोकल अथॉरिटी में भेज दिया, और रिवर्स हो गया यहाँ पे सेकंड और थर्ड में। यानी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पे तो का सर्विस में है वो, लेकिन वो काम किसका कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर रहा है, तब भी उसे हम गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में रखेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे डिफाइन है, और उससे क्या होगा, ये रूल्स अप्लीकेबल उसके ऊपर हो जाएंगे, इस वजह से उसको डिफाइन किया गया। और या लोकल अथॉरिटी में भी कोई सर्विस में है लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे रखा गया है, तभी वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट की जो डेफिनेशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और ये इसके अंदर क्योंकि 3-4 ऑप्शन आराम से बन सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या हो सकता है ये आया भी हो। ठीक है, उसके बाद है एचओडी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होगा। तो यहाँ पे जो भी अपॉइंटिंग, डिसिप्लिनरी या कोई भी किसी तरीके का काम करना है गवर्नमेंट सर्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ अपॉइंटिंग, डिसिप्लिनरी, एपिलेट या रिव्यूइंग अथॉरिटी। तो ये सारी अथॉरिटी क्या होती हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो जिसने अपॉइंट किया है, जिसको ऊपर डिफाइन भी कर दिया गया भी ये हाईएस्ट होगा, जो भी एम्पावर्ड अथॉरिटी है या जिसने अपॉइंट किया है या जिसने सब्सटेंटिव पोस्ट पे अपॉइंट किया, उनमें से हाईएस्ट अथॉरिटी जो है आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला रहा है या जो पनिशमेंट दे सकता है
कम से कम एक पनिशमेंट, जो माइनर पनिशमेंट है सबसे कम वाली, वो तो दे ही सकता है, तभी वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी। एपलेट अथॉरिटी क्या होती है? जब एक के ऊपर, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाई गई और उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया गया कि मिनिमम इतनी तो ये पेनल्टी इसको लगी रही है, तो कम से कम अगर उसके ऊपर एक पेनल्टी लग रही है तो वो तो हो गया उसका ऑर्डर। और वो जब उसको चैलेंज करेगा या अपील में जाएगा तो जिस अथॉरिटी के पास जाएगा उसको अपलेट अथॉरिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद है रिव्यूइंग अथॉरिटी। तो रिव्यूइंग अथॉरिटी का काम क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऑर्डर पास हो गया, यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने पास कर लिया, अपलेट अथॉरिटी के पास भी चला गया, लेकिन उसका जो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। लेकिन रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास जाने के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि उसको कोई नया एविडेंस ऐसा बताना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो जा रहा है, जिसको अपलेट अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के सामने नहीं रखा जा सका किसी वजह से भी, या उस टाइम पे उनकी नॉलेज में नहीं था, या कोई भी वो नई कोई एविडेंस आया, तभी रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास जनरली जाते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनी उसके तहत। ठीक है, तो ये सारी अथॉरिटीज है, इसको हम चर्चा करेंगे, यानी आगे डिस्कस करेंगे अपने सेशंस के अंदर। लेकिन अभी ब्रीफली आपको मैंने बता दिया कि मोटे मोटे तौर पर इनका क्या मीनिंग है। तो ये कह रहे हैं कि जब हमें इस तरह की पावर को एक्सरसाइज करना है तो HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होगा, उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो HOD द अथॉरिटी डिक्लेयर्ड टू बी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अंडर द फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स यानी FRSR एंड सिविल रेगुलेशन रूल्स, सिविल सर्विस रेगुलेशंस। तो यहाँ पे जो भी, जिसको भी HOD डिफाइन किया गया होगा FRSR के अंदर या CSR के अंदर, उसी को ही हम HOD मानेंगे। इसी तरह से हेड ऑफ ऑफिस कौन होगा, उन्होंने बता दिया GFR में जो भी हेड ऑफ ऑफिस डिफाइन किया गया है, तो मिनिमम जो हेड ऑफ ऑफिस होता है वो गेस्टेड ऑफिसर होता है, और मैक्सिमम जो पे अंडर सेक्रेटरी होता है। तो गेस्टेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है हेड ऑफ ऑफिस, लेकिन GFR के अंदर ये जो है मिनिमम आपका अंडर सेक्रेटरी तो नहीं, गेस्टेड ऑफिसर होता है, लेकिन अंडर सेक्रेटरी जनरल जगह पे होता है। तो ये इस तरीके से, यानी उन्होंने खुद डायरेक्ट नहीं बताया, उन्होंने बताया GFR में जो भी मीनिंग होगा हेड ऑफ ऑफिस का, वो मीनिंग हम यहाँ पे हेड ऑफ ऑफिस का ले लेंगे। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर। बाकी क्या है, शेड्यूल, शेड्यूल हम देखते ही आ रहे हैं कि शेड्यूल के अंदर किस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 हम देखते आ रहे हैं। ये पार्ट 1 है शेड्यूल का, यहाँ पे शेड्यूल का ये पार्ट 2 है, ये पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर बता रखा है कि किसको अपॉइंट करने के लिए कौन कौन है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, और यहाँ पे तो पेनल्टीज भी बता रखी है कि कौन कौन सी पेनल्टीज वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अंदर अपलेट अथॉरिटी भी बताया हुआ है। तो इस तरीके से शेड्यूल के अंदर यानी डिफाइंड है अलग अलग सर्विसेज के बारे में, अलग अलग मैटर्स के बारे में। तो शेड्यूल मीन्स शेड्यूल टू दिस रूल्स। तो शेड्यूल का मतलब होगा जी इस रूल्स के तहत जो शेड्यूल दिए गए हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया, इन शेड्यूल से मतलब रहेगा। सेक्रेटरी, तो यहाँ पे सेक्रेटरी की डेफिनेशन में सिर्फ सेक्रेटरी नहीं आ रहा, तो इन्होंने बोला सेक्रेटरी में ये बंदे भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड इंक्लूड्स। तो सेक्रेटरी के मीनिंग में ये सब लोग भी आ जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी है कहीं पे तो वो भी सेक्रेटरी कहलाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी भी जो है सेक्रेटरी कैटेगरी में आएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफाइन इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान लो किसी के तहत कहीं पे सेक्रेटरी लिखा हुआ है, ये सेक्रेटरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस सेक्रेटरी की जगह पे ज्वाइंट सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी, जहाँ पे जैसे जैसे कैटेगरी या डिफिनेशन में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी ये पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस वजह से ये डिफाइन किया गया है। यानी ये जब कह रहे हैं कि स्पेशल सेक्रेटरी आएगा, तो कहीं पे सेक्रेटरी नहीं है, मान लो स्पेशल सेक्रेटरी है, तो वो भी इस तरीके की पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे और ये पेनल्टी लगा पाएंगे। तो सेक्रेटरी की जगह पे स्पेशल सेक्रेटरी भी ये काम कर पाएंगे, इसीलिए डिफाइन किया गया है। तो इसी तरह से एडिशनल सेक्रेटरी भी सेक्रेटरी की जगह पे काम कर सकता है। और जहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हुआ है ज्वाइंट सेक्रेटरी को, तो वहाँ पे सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी सेक्रेटरी की पावर को एक्सरसाइज कर पाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर जो सेक्रेटरी है कैबिनेट का, वो वहां पे सेक्रेटरी माना जाएगा। प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के अंदर जो प्रेसिडेंट के साथ सेक्रेटरी अटैच है, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। और एज द केस में भी द मिलिट्री सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट। तो इनमें से जो भी एप्लीकेबल है, यानी जो भी वहां पे होगा चार्ज के अंदर, तो वो भी जो है इन पावर्स को एक्सरसाइज कर पाएगा। और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के अंदर, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी है वो भी ये सेक्रेटरी की पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे। और प्लानिंग कमीशन के अंदर सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो प्लानिंग कमीशन है, वो ये पावर सेक्रेटरी की एक्सरसाइज कर पाएंगे, इसीलिए सेक्रेटरी की डेफिनेशन में इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन है सेक्रेटरी की। तो इसका पर्पस क्या है सेक्रेटरी की डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन करने का, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
चलिए अगला बता रहे हैं सर्विस के बारे में। तो सर्विस बोल रहे हैं कि मीन्स ए सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। तो यहाँ पे जहाँ पे भी सर्विस वर्ड यूज़ किया गया है तो ये यूनियन के रिस्पेक्ट में यूज़ किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये सीसीए रूल है वो बेसिकली यूनियन के रिस्पेक्ट में जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके रिस्पेक्ट में ये लाया जा रहा है। तो इसका मतलब स्टेट में क्या होगा, तो स्टेट में क्या होता है, इन्हीं रूल्स को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा स्टेट के अकॉर्डिंग ढाल के इन्हीं रूल्स को यूज़ किया जाता है। तो स्टेट के पास अपनी पावर होती है, क्योंकि हमने देखा था कि गवर्नर जो है वो स्टेट के रिस्पेक्ट में रूल्स बना सकते हैं। तो जब हमने आर्टिकल 309 का प्रोवाइजो पढ़ा था तो हमने देखा था यूनियन के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट और स्टेट के रिस्पेक्ट में गवर्नर जो है उनके पास पावर होती है। तो गवर्नर पावर को डिराइव करते हुए वहाँ से अपने अलग रूल्स बना सकते हैं स्टेट के लिए, और वहाँ पे वो क्या करेंगे, सिर्फ इन रूल्स को अपने स्टेट के स्ट्रक्चर के हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको कई स्टेट के ये सीसीए रूल्स भी मिल जाएंगे। ये आता है आपका जो इम्पोर्टेंट रूल है, रूल 3 एप्लीकेशन, यानी किस किस के ऊपर ये अप्लाई होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको इसे अच्छी तरह से समझना है और इसको यूज भी करना है एग्जाम के अंदर। तो दीज रूल्स अप्लाई टू, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके रूल को लिख दिया है, अदरवाइज जो एक्चुअल रूल है वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिया है। तो दीज रूल्स शैल अप्लाई टू, किनके ऊपर अप्लाई होगा, ये एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो अब ये गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। एक बारी मैं आपको कैसे लिंक करके पढ़ते हैं, लिंक करने का मतलब ये, क्योंकि जब भी हम किसी रूल को पढ़ते हैं तो ऐसा मतलब नहीं है कि रूल को हमने पीसेज में पढ़ना होता है। एक सिंपल जो कॉमन प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम किसी चीज को पढ़ते हैं उसे कहते हैं एन एक्ट शुड बी रेड एज ए होल, यानी पूरे रूल को या पूरे एक्ट को एज ए होल पढ़ा जाना चाहिए। एज ए होल का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आपने ये पढ़ा और समझ लिया इसका मीनिंग। एज ए होल का मतलब कि आप ऊपर भी पढ़ेंगे, नीचे भी पढ़ेंगे, हर तरफ से उसको पढ़ेंगे, उसके बाद किसी भी पोर्शन का मतलब समझेंगे। यानी किसी एक लाइन का भी मीनिंग समझने के लिए आपको पूरे एक्ट को पढ़ना चाहिए, ताकि आप उसकी इंटेंशन समझ सके, किस इंटेंशन से उस रूल को लाया गया था, किस इंटेंशन से उसको डिफाइन किया गया है। क्योंकि इंटेंशन समझने के लिए आप किसी एक वर्ड से मीनिंग नहीं निकाल सकते, ऊपर नीचे हर तरफ उसको देखना पड़ता है। तो इसलिए ये एक प्रिंसिपल है, इंटरप्रिटेशन है किसी भी रूल का या स्टैट्यूट का, कि एक्ट या रूल शुड बी रेड एज ए होल, यानी एज ए होल आपको पढ़ना होता है। तो जब ये गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे बताया गया वर्ड, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को ऊपर जो डिफाइन किया गया है उससे आप मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पे बात बताई कि गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है, कि यूनियन के रिस्पेक्ट में जो कोई भी सर्विस में या पोस्ट पे है, और उसके अंदर ऐसे लोग भी आते हैं जो यहाँ यूनियन से किसी फॉरेन सर्विस पे चले गए, या स्टेट गवर्नमेंट पे चले गए, या लोकल अथॉरिटी में चले गए, और वहाँ से अगर कोई आया है यहाँ पे और हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे अभी है, तो ये सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो इसका मतलब ये इन सब का रेफरेंस यहाँ पे दे रहा है। तो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एवरी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिफेंस सर्विसेज, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी ये यूनियन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो यूनियन के रिस्पेक्ट में है, और वो सिविलियंस भी जो डिफेंस सर्विसेज में हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, अब बाकी इसको देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे इस बात को करूँगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ से टेम्परेली इस पोस्ट पे जाता है जो इस कैटेगरी में, जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, यानी अगर ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है और उसको हम ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में भेज रहे हैं जहाँ पे अप्लाई नहीं होता टेम्परेली, तो उनके ऊपर भी ये जो रूल्स है अप्लाई होंगे। यानी मिस्टर राम एक गवर्नमेंट सर्वेंट है यूनियन के रिस्पेक्ट में, और उनके ऊपर ये रूल्स सीसीए रूल्स अप्लाई होते हैं। और मिस्टर राम को चले गए यहाँ पे रेलवे में, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे चले गए और इसके डेफिनेशन के तहत उनके ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनको टेम्परेली यहाँ पे भेजा गया है, तो जब ये वहाँ पे काम करेंगे तब भी उनके ऊपर ये जो हमारा सीसीए रूल है वो 1965 का अप्लीकेबल होगा। तो यही ये रूल कहता है कि एक तो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट जो यूनियन के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, और उसके अंदर ऐसे सिविलियंस भी जो डिफेंस सर्विसेज में हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई होगा।
उसके साथ साथ ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है लेकिन टेम्परेली उसको हमने ऐसे सर्विस या पोस्ट पे ट्रांसफर किया है जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होते, तो यानी इन कैटेगरीज के में चला गया तो तब भी उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। तो यानी यहाँ पे मैंने यहाँ से उठाकर इसको ब्रीफली आपको लिख भी दिया कि ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके ऊपर अप्लाई होता है और उसको ट्रांसफर आपने कहाँ किया है, रेलवे में ट्रांसफर किया है या ऐसी जगह पे ट्रांसफर किया है जहाँ पे प्रेसिडेंट ने अपने स्पेशल ऑर्डर से मना कर रखा है कि इनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा, तो उन पे भी तब भी क्योंकि जो ट्रांसफर है उसका टेम्पररी है तब भी उसके ऊपर वो अप्लीकेबल होगा। अब उन कैटेगरीज को देख लेते हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो जो भी रेलवे सर्वेंट है जिसको डिफाइन किया गया है ये इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के अंदर, उसके वॉल्यूम 1 के अंदर, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो रेलवे सर्वेंट हो गया एक, तो पहला। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल भी बताया था, यानी जब मैंने जो लास्ट सेशन लिया था, यानी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज का अपना एक अलग जो है सीसीए रूल है, यानी उसका डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग चलाने का रूल है वो अलग है। इसी तरह से मैंने रेलवे का भी बताया था कि रेलवे का भी अलग है, ठीक है। तो इनके क्योंकि अलग है तो इसलिए इनका जो है डिफरेंट बोल रखा है कि वो इससे गवर्न नहीं होते, इसलिए उन पर अप्लीकेबल नहीं होता। या कोई पर्सन जो है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में है, तो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता। कैजुअल यानी बेसिकली एक तरह से टेम्परेरी पोस्ट समझ सकते हो, और वो उसको यानी पर डे के हिसाब से या इस तरीके से पैसे दिए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। एनी पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू द डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 मंथ नोटिस, कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको आप 1 महीने से कम के नोटिस पे निकाल सकते हो, उनके ऊपर भी ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। या प्रेसिडेंट ने एनी पर्सन फॉर हुम स्पेशल प्रोविजन इज मेड, अगर किसी पर्सन के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं किसी लॉ के तहत या एग्रीमेंट के तहत। लॉ या एग्रीमेंट के तहत क्यों, क्योंकि हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से किसी पर्सन को उसके क्वालिफिकेशन या स्पेशल क्वालिफिकेशन की वजह से अपॉइंट किया गया हो और प्रेसिडेंट ने उनके लिए अलग से रूल बना रखे हो, तो ऐसे पर्सन भी इन रूल्स की कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे या उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट अगर स्पेशल प्रोविजन से किसी को कवर करके प्रेसिडेंट ने और उनके प्रीवियस अप्रूवल से वो रूल बनाया गया है, तो वो चीज़ें जो है अप्लाई नहीं होगी। यानी कोई भी पर्सन, एनी पर्सन फॉर हुम स्पेशल प्रोविजन ऑलरेडी बने हुए हैं, और वो कैसे बनाए गए हैं, वो प्रेसिडेंट के प्रीवियस अप्रूवल से बनाए गए हैं, तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा। तो किनके ऊपर अप्लाई होगा, किनके ऊपर नहीं अप्लाई होगा, एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। सारे यूनियन के गवर्नमेंट सर्वेंट उनके ऊपर अप्लाई होगा, जिनको जो सिविलियन से डिफेंस के अंदर उनके ऊपर अप्लाई होगा। अगर ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होते हैं टेम्परली, जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चले जाते हैं टेम्परली कुछ टाइम के लिए, तब भी उनके ऊपर जब तक उस पीरियड में वहाँ पे तब भी अप्लाई होता रहेगा, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। किनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, रेलवे के जो इंडियन इस रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के अंदर रेलवे सर्वेंट डिफाइंड है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑल इंडिया सर्विस पे अप्लाई नहीं होता। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के सर्वेंट पे नहीं अप्लाई होता। और जो 1 महीने से कम की नोटिस पीरियड में किसी को अगर डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है, तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। या कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए अलग से प्रेसिडेंट के प्रीवियस अप्रूवल से क्या कर रखा है, स्पेशल प्रोविजन बनाए हुए कि उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो उनको भी अलग किया जा सकता है इन प्रोविजन से, या उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नॉट स्टैंडिंग अबव, तो ऊपर जो भी बातें बताई गई है उसके बावजूद प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अपने ऑर्डर से किसी भी इनमें से कैटेगरी में से किसी को भी उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो उन पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई हो रहा है तो उनको अप्लाई होने की कैटेगरी से निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, किसी के ऊपर अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो चाहे तो अपने ऑर्डर निकाल कर किसी के जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको नॉन अप्लीकेशन की कैटेगरी में डाल देंगे, और जिसका नॉन अप्लीकेशन है, जिसका नहीं अप्लाई हो रहा है, उसको अप्लीकेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। यही बताया है यहाँ पे। द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर एक्सक्लूड एनी ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ दीज रूल्स, तो इनके रूल्स के किसी भी रूल के ऑपरेशन से यानी उसको अप्लाई करने से वो रोक सकते हैं, या कह सकते हैं कि इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपका जो है पार्ट 1 था जनरल, जिसके अंदर बातें कही गई थी रूल 1, 2, 3।
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे सर्विस की क्लासिफिकेशन की गई है रूल 4 के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो ये कह रहे हैं कि द सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन, जो यूनियन की सिविल सर्विसेज है उनको हम इस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, यानी उनको सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्लासीफाई करेंगे। तो बेसिकली मैंने पहले भी चर्चा की थी, तो उसको बताया था कि सर्विस और पोस्ट में क्या फर्क है। तो सर्विस क्या होता है, एक आपका स्पेशल टास्क करने के लिए लोगों को रखा जाता है, या उसके अंदर एक आप कह सकते हो कि अगर कुछ ग्रुप है लोगों का, उनको आप क्या कर रहे हो, एक ही काम करने के लिए, वो स्पेशलाइजेशन है उनका एक तरह से। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है किसी को टेक्निकल कोई काम करना है, जैसे एनआईसी में कह सकते हैं कि एनआईसी एक अलग जो है सर्विस है। इसी तरह से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है तो सीएसएस है, आईएएस है। तो जो सर्विसेज बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और उसके अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर तरह के काम के लिए स्पेशलाइज कह सकते हैं कि वो एक सर्विस है। जबकि पोस्ट जनरली क्या होता है, इंडिविजुअल पोस्ट टाइप का होता है, उसके अंदर क्या है, एक ही काम करने के लिए एक पर्सन को रख लिया। तो वहां पे क्या होता है कि पोस्ट एक तरह से डिस्क्रीट हो गया, यानी एक सिंगल हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, एक दो, उसके अंदर प्रमोशन रख दी। लेकिन जबकि सर्विस होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड भी होता है, इसके बाद इतने साल में उसका प्रमोशन होगा, वो नेक्स्ट उसी सर्विस के अंदर उसी काम को करने के लिए नेक्स्ट लेवल क्या होगा, वो इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो सर्विस और ग्रुप में एक जनरल जो डिफरेंस है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया कि जो सिविल सर्विसेज है यूनियन की, उसको हम 4 कैटेगरी में डालेंगे। सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में कौन आता है, ग्रुप ए में जैसे आपका आईएएस हो गया, ठीक है, आईपीएस हो गया, ये ग्रुप ए में आता है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, जो ग्रुप बी होगा फिर उसको डिफाइन कर रखा है। जैसे सीएसएस के अंदर क्या है, सीएसएस के अंदर सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी होता है, एएसओ भी ग्रुप बी होता है। जो एसओ है वो ग्रुप बी गस्टेड होता है, जबकि एएसओ जो है वो ग्रुप बी नॉन गस्टेड होता है। तो इस तरीके से फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप सी, तो तीसरा जो कैटेगरी बनाए वो ग्रुप सी के बनाई, तो उससे नीचे वाले जो ग्रुप सी में आते हैं, और सबसे नीचे वाले जो है ग्रुप डी में डाला गया। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ग्रुप ए, फिर बी, फिर सी और डी। तो उन्होंने बोला कि यूनियन की जो भी सिविल सर्विसेज होंगी उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। लेकिन आज के टाइम में ग्रुप डी नहीं बचा है, ग्रुप सी तक ही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है, फिर भी हम इस रूल के जानने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इफ ए सर्विस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 ग्रेड, अगर किसी सर्विस के अंदर एक से ज्यादा ग्रेड हैं, तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सच सर्विसेज में बी इंक्लूडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो उन डिफरेंट ग्रेड्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो कैसे, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखिए ये सीएसएस का एग्जांपल है। सीएसएस के अंदर आपका एएसओ ग्रेड होता है, ठीक है, एसओ ग्रेड होता है, फिर अंडर सेक्रेटरी का ग्रेड 1 होता है, फिर सिलेक्शन ग्रेड होता है सेक्रेटरी का, डीएस का, डिप्टी सेक्रेटरी का, और फिर उसके डायरेक्टर का होता है आपका सीनियर सिलेक्शन ग्रेड। तो ये अलग अलग ग्रेड बने हुए हैं। अब ये अलग अलग ग्रेड को ग्रुप में कैसे कैटेगराइज किया गया है, इन दोनों को ग्रुप बी में कैटेगराइज किया गया है। तो ये ग्रुप बी नॉन गस्टेड और ये ग्रुप बी गस्टेड होता है, जो यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर है। फिर उसके बाद ग्रुप ए यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाता है ग्रुप में। तो यही बात वो कह रहा है कि अगर कोई सर्विस के अंदर एक से ज्यादा ग्रेड हैं, तो उन ग्रेड्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड करके एग्जाम्पल में बताया आपको, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिफरेंट ग्रेड्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी सर्विस के। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस था कि बेसिकली इसने यानी मोटा मोटा ये बताया कि किसी सर्विस को हम क्लासिफाई 4 पार्ट में करेंगे, जो कि ग्रुप्स होंगे, और ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। और आज के टाइम में सिर्फ 3 ही ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। डी को अबॉलिश कर दिया गया। रूल 5 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, किस किस चीजों से बना होगा, वो बता रहा है। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी शैल कंसिस्ट ऑफ द सर्विसेज ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो कह रहा है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, वो ऐसी सर्विसेज से, ऐसे ग्रेड से बना होगा जो शेड्यूल में डिफाइंड है। तो आपका शेड्यूल जैसे कि ये रहा, तो उसने बताया कि ग्रुप ए के अंदर, जो सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के अंदर कौन कौन से सर्विसेज आएंगी, तो ये सर्विसेज उसने बता दी कि ये सारी सर्विसेज जो है वो ग्रुप ए के अंदर आती हैं। फिर उसने सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी में कौन आएगा,
तो यहाँ पे सारी सर्विसेज को डिफाइन कर दिया। ग्रुप सी में कौन आएगा, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ग्रुप डी में कौन आएगा, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे ये जो डिफेंस के सिविल पोस्ट है उनको डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से वो उसने ये बताया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज इन रूल्स के लिए ग्रुप ए बी सी ये जितने भी इसके अंदर डिफाइंड शेड्यूल के अंदर उनसे मिलकर बनेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज का मतलब इन रूल्स के लिए यही जो यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे शेड्यूल में डिफाइंड है इन्हीं सर्विसेज से मिलकर बना है। यानी इनकी जो डेफिनेशन है वो रेस्ट्रिक्टिव है, सिर्फ इन्हीं को ही कैटेगराइज कर रहा है, इन्हीं को ही मान रहा है। यानी इन्हीं के ऊपर ये फिर सीसीए रूल भी अप्लीकेबल होगा। अगर इसके अंदर शेड्यूल में उसका नाम नहीं दिया किसी सर्विस का तो उसके लिए या तो प्रेसिडेंट को कोई स्पेशल ऑर्डर चाहिए होगा या दूसरा कोई तरीका निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वो उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये यहाँ पे एक जो है कैटेगरिकली डिफाइंड है, यानी एक पिन पॉइंट करके सर्विस को डाला गया है यहाँ पे। यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज का मतलब वही सर्विसेज हैं जो यहाँ पे शेड्यूल में दी गई हैं। शैल कंसिस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। और शेड्यूल का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि इस सीसीए रूल का जो शेड्यूल है उसके अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया कि मान लो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, तो यहाँ पे ग्रुप ए से मिलकर बना है, ग्रुप बी से मिलकर बना है, ग्रुप सी से मिलकर बना है, ग्रुप डी से मिलकर बना है। ग्रुप ए के अंदर कौन कौन से हैं, तो मैंने एक एग्जांपल डाल दिया। जैसे सीएसएस का यहाँ पे दो कैटेगरी लिए हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे तो सीएसएस के यहाँ पे दो को ले रखा है, ग्रेड 1 और सिलेक्शन ग्रेड। तो सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे दोनों सीनियर सिलेक्शन और सिलेक्शन ग्रेड दोनों इंक्लूड हो जाएगा। और किसी और सर्विस का भी तो इस तरीके से, यानी बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ग्रुप ए के जितने भी यहाँ पे डिफाइंड है शेड्यूल के अंदर, ग्रुप बी के अंदर जो डिफाइंड है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, ग्रुप सी के भी आ जाएंगे, ग्रुप डी के भी आ जाएंगे। तो इन सबको मिलाकर अगर हम देखें तो वो हमारा यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विस बनता है, जो इस रूल के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इस रूल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो यही सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। अगर इस शेड्यूल में नहीं डिफाइंड तो वो नहीं माना जाएगा कि वो सेंट्रल सिविल सर्विस है इस रूल के लिए। यानी कोई सेंट्रल सिविल सर्विस अपना जनरल हो सकता है, लेकिन इस रूल के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज वही हैं जो इन शेड्यूल में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, ये तो ऊपर क्लासिफिकेशन किसका दिया, सर्विस का दिया। अब पोस्ट का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। तो जिस तरीके से सर्विस का क्लासिफिकेशन ए बी सी डी है, वो कह रहे हैं उसी तरह से पोस्ट को भी हम ए बी और सी डी इस तरीके से ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। Civil post under the union other than those ordinarily held by the person to whom these rules do not apply। वो कह रहे हैं कि उन सिविल पोस्ट को छोड़ दो जिनके ऊपर ये अप्लाई रूल नहीं होता। इन रूल्स के तहत हम उनकी ही बात कर रहे हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो ये रूल 6 ये कहता है, वो रूल 6 ये कह रहा है यानी कि उन रूल को छोड़ दो जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता सीएसए रूल। अब हम जितने भी सिविल पोस्ट हैं और जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है, shall by जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो उनको हम इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो उनको क्या बोला जाएगा, सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, और उसका कैसा नाम होगा, सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए। यानी जो ग्रुप ए का पर्सन होगा और उसने कोई सिंगल पोस्ट या इस तरह की पोस्ट होल्ड करके कोई सर्विस नहीं है, तो उसको सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए बोला जाएगा, और सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप बी बोला जाएगा जो ग्रुप बी के होंगे पोस्ट। इसी तरह से सी और डी होगा। तो यानी यहाँ पे अगर सेंट्रल सिविल पोस्ट लिख दें हम, तो ये सेंट्रल सिविल पोस्ट भी यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी होगा। तो ग्रुप ए पोस्ट जो होल्ड कर रहा है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ग्रुप बी पोस्ट जो होल्ड कर रहा है उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो सर्विस की जगह पे अब वो पोस्ट के लिए इस तरीके से कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। तो दोनों का कैटेगराइजेशन सेम है, लेकिन वहां पे सर्विस है तो सर्विस के सारे पर्सन आ जाएंगे, लेकिन पोस्ट के लिए जो सिंगल पोस्ट है वो सारे ग्रुप ए, बी और सी और डी में आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज द सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन हेल्ड बाय पर्सन टू हुम दीज रूल्स अप्लाई शैल बी क्लासिफाइड एज अबव। तो जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई होते हैं और वो कोई सिविल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो उनको हम इस तरह से ग्रुप ए, बी, सी और डी में डिफाइन कर देंगे। और इनको ये ग्रुप ए में कौन आएगा, उसका लेवल क्या होगा, ये भी डिफाइन कर रखा है। तो एक बारी लेवल भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि लेवल, एक बारी मैं आपको बता देता हूँ लेवल क्या है। यहाँ पे लेवल है आपका, जो लेवल 1 to 5 है वो ग्रुप सी अब बन गया है।
डी तो है नहीं, डी अबॉलिश हो गया है। जो लेवल 1 to 5 है वो ग्रुप सी बन गया है, लेवल 6 to 9 ग्रुप बी बन गया है, और पे लेवल जिसका 10 to 18 है वो ग्रुप ए में आ गया है। तो इस तरीके से लेवल के हिसाब से, पे लेवल के हिसाब से भी, मैट्रिक्स के हिसाब से भी इस तरीके से ग्रुप ए बी सी को डिफाइन कर दिया गया है। रूल 6A क्या कहता है? रूल 6A कहता है कि पहले जितने भी रूल्स थे जिसके अंदर सिविल पोस्ट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 बोला गया था, मेरे हिसाब से 6A जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि बात करता है कि पहले किस तरीके से हम यूज करते थे वर्ड को, क्लास को। तो वहां पे पहले हम जो बात करते थे वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऑफिसर्स इस तरह से, या सेंट्रल सिविल सर्विसेज या सेंट्रल सिविल पोस्ट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 बोलते थे, जितने भी रूल्स थे पुराने। लेकिन अब उसको क्योंकि क्लास को अबॉलिश करके, उसको हटा के अब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की बात करने लग गए हैं, या वो इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है, तो इसीलिए वो क्लास की जगह पे अब ग्रुप यूज करना है। ये रूल ये कहता है, सिर्फ सिंपल सी इतनी बात है, ठीक है। क्योंकि ये पुराने रूल की बात करता है तो इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्लास 1 की जगह पे ग्रुप ए की तरह रीड करना है, क्लास 2 की जगह पे ग्रुप बी बोलना है, और क्लास 3 की जगह ग्रुप सी बोलना है, और क्लास 4 की जगह पे ग्रुप डी बोलना है। इतना ही बस ध्यान में रखना है, बाकी इसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ग्रुप तो ये हो गया। उसके बाद रूल 7 कहता है जनरल सेंट्रल सर्विस। तो जनरल सेंट्रल सर्विस क्या है? अपने आप में कोई सर्विस नहीं होती है। इसको इसके अंदर फिर किसको डाला गया है? इसके अंदर जो भी सेंट्रल सिविल पोस्ट थे जिनको सेंट्रल सिविल सर्विस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, उनको नाम क्या दे दिया गया? जनरल सेंट्रल सर्विस। तो सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई सा भी हो, तो अगर कोई सेंट्रल सिविल पोस्ट है और वो किसी सेंट्रल सिविल सर्विस के अंदर नहीं आता है तो उसको ये मान लिया जाएगा कि वो जनरल सेंट्रल सर्विस है उस ग्रुप का। यानी मान लिया ग्रुप ए की कोई पोस्ट है, वो ग्रुप ए की पोस्ट किसी सर्विस का पार्ट नहीं है, तो उसको क्या नाम दे दिया गया? उसको जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए नाम दे दिया गया और उसका पोस्ट उसको मान लिया गया। तो सिर्फ एक तरह से इसका नॉमेनक्लेचर या उसका नाम चेंज कर दिया, बाकी वो सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी रहेगा। लेकिन उसको एक कॉमन नाम देने के लिए, क्योंकि वो सर्विस नहीं है, उसको जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी बोल दिया गया, ठीक है। इस तरह से डिफाइन कर देगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एग्जाम्पल के तौर पर दैट इज करके आपको समझा भी दिया कि कोई सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए का है और वो किसी सेंट्रल सिविल सर्विस में नहीं आता, तो उसको नाम क्या दे दिया गया? जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, ठीक है। इस तरीके से ही बी को बी दे दिया गया, इस तरीके से पोस्ट को नाम दे दिया गया। A government servant appointed to any such post shall be deemed to be a member of that service unless he is already a member of central civil service of the same group। और इसी तरह से बोल दिया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा है, ग्रुप ए का है, ग्रुप बी का है, ग्रुप सी का है, जिसका भी है, अगर वो किसी और सर्विस का मेंबर नहीं है, यानी ये जो कैटेगराइज सेंट्रल सिविल सर्विसेज है उसका किसी का मेंबर नहीं है यहाँ पे ऊपर, तो उसको क्या बोला जाएगा? कि वो जनरल सेंट्रल सर्विस का मेंबर है। तो यही यहाँ बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू एनी सच पोस्ट, अगर इस तरह की किसी पोस्ट पे अपॉइंट हुआ, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए का की पोस्ट पे अपॉइंट हुआ, तो उसे बोल दिया जाएगा कि उसका वो मेंबर है, जब तक कि वो किसी सेंट्रल सिविल सर्विस का मेंबर ना हो। तो यानी पहले उन्होंने डिफाइन किया सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, अगर कोई उसका मेंबर नहीं है और किसी ग्रुप ए पोस्ट को होल्ड करता है तो उसको नाम दे दिया गया जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए का मेंबर। तो ये बात बताई उसने, ठीक है। ये रूल 7 था आपका। चलिए अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स टू द ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट। तो ग्रुप ए पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स या पोस्ट के टाइम पे कौन जो है अपॉइंट कर सकता है उसके बारे में बताया, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा उसके बारे में बताया गया। तो ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए कहाँ पे डिफाइंड है आपका? ये कैटेगरी 1 में यहाँ पे आपका पार्ट 1 में डिफाइंड है। तो इसमें कौन कौन आता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ग्रुप ए, बोटेनिकल सर्वे, सेंट्रल इंजीनियरिंग, ये इसमें सारे आप पढ़ लेंगे। CSS आता है, जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए वो भी आते हैं। इसको देखिए जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए नाम क्यों दे दिया गया?
कहाँ से नाम आया, ये नाम आपके इसके हिसाब से आया, ये जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया। तो अब क्योंकि एक एक पोस्ट को तो वो डिफाइन कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने बता दिया कि ग्रुप ए पोस्ट में जो भी इस तरह की पोस्ट है उसको हमने जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए नाम दे दिया है, और फिर यहाँ पे उसको डाल दिया यहाँ पे। तो इसीलिए जो जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए है इस तरह से उसका नाम रखा उन्होंने। और जियोलॉजिकल सर्वे, इसमें सारे इस तरीके से ये दिए हुए हैं। इसमें जो एक मुझे बहुत ही कह सकते हैं, जैसे रेलवे इंस्पेक्टरेट सर्विस, हमने बात की थी कि जो रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड डिफाइन किया गया रेलवे सर्वेंट उसको नहीं डाला जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं नाम क्या है, एक रेलवे इंस्पेक्टरेट सर्विसेज। तो इसका हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने बाय स्पेशल ऑर्डर, या इस कैटेगरी जो इस इस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी है वो इस तरह की नाम जो रेलवे में इंक्लूड हो डेफिनेशन में, तो इसलिए ये भी नाम है। तो इसको क्योंकि ये डिफरेंट है, डिफरेंट चीज़ों को आपको माइंड में रखना चाहिए कि रेलवे इंस्पेक्टरेट सर्विसेज इसका पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए सर्विस पे, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है ग्रुप ए या सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए, उनकी जो भी अपॉइंटमेंट्स होगी उनको कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। तो यानी इन दोनों सर्विसेज की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, चाहे वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए हो या सेंट्रल सिविल सर्विसेज सर्विसेज की जगह पे पोस्ट ग्रुप ए हो, तो दोनों की अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होंगे। प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट में by a general or special order and subject to such condition as he may specify in such order, delegate to any other authority the power to make appointment। तो ग्रुप एक पोस्ट के या सर्विसेज के की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो उस पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर रूल 8 के अंदर यही बताया है कि या तो प्रेसिडेंट होंगे या जिनको पावर डेलीगेटेड है ग्रुप ए के रिस्पेक्ट में उनके पास पावर होगी और वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। तो ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्रुप ए अगर सर्विसेज है तो प्रेसिडेंट, ग्रुप ए पोस्ट है तो भी प्रेसिडेंट, और वो पावर डेलीगेट कर सकते हैं, ये उसका छोटा पार्ट शॉर्ट में लिख दिया है। रूल 9 है आपका, ऑल अपॉइंटमेंट टू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज अदर देन द जनरल सेंट्रल services group B, group C, group D shall be made by the authorities specified in this behalf in the schedule। तो ग्रुप ए के बारे में हमने बात कर लिया कि जो ग्रुप होगा उसके बारे में प्रेसिडेंट करेंगे, या प्रेसिडेंट ने अगर किसी को ऑथराइज कर रखा है तो वो करेंगे, डेलीगेट कर रखा है तो। अब बाकी बचे ग्रुप बी सी डी। तो ग्रुप बी सी और डी जो है उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी, तो वो कह रहे हैं कि शेड्यूल में जिनको डिफाइन किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिफाइन कर रखा है, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड के लिए सीएसएस के प्रेसिडेंट होंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, ग्रुप बी का देख लेते हैं, यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है। ग्रुप सी में, ग्रुप डी में यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से शेड्यूल के अंदर जिनको भी डिफाइन कर रखा है वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। शॉर्ट के अंदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो ग्रुप बी सी और डी है उनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो शेड्यूल में डिफाइंड है वही होंगे। उसके बाद करें प्रोवाइडेड दैट ग्रुप सी, ग्रुप डी सिविलियन सर्विसेज एंड सिविलियन पोस्ट इन डिफेंस सर्विसेज, जो डिफेंस सर्विसेज के अंदर सिविलियंस है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ऑफिसर एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द अफॉरसेड अथॉरिटीज। तो वो कह रहे हैं कि ऊपर जो अथॉरिटीज दे रखी है शेड्यूल के अंदर, यानी शेड्यूल के अंदर तो दे रखा है कि मेन जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं ग्रुप बी सी डी उनके लिए अथॉरिटीज बता रखी है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको, जैसे यहाँ पे आपका बता रखा है, ये सेक्शन ऑफिसर का बता रखा है कि प्रेसिडेंट होंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब ये सेक्शन ऑफिसर अगर डिफेंस का है तो ये जो अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये एम्पावर करेगी किसी को अथॉरिटी को, और वो क्या है उसके अंदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगी डिफेंस के अंदर सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो ये चीज वो बता रहे हैं। तो ये बताया कि ग्रुप बी सी डी, ग्रुप सी और डी के लिए जो डिफेंस के अंदर है सिविलियंस ऑफिसर के लिए, सिविलियन पोस्ट के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, उसके लिए ऑफिसर को एम्पावर किया जाएगा। और एम्पावर कौन कर रहा है, जो यहाँ शेड्यूल में जिन अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया है।
यानी यहाँ पे जैसे हमारे एग्जाम्पल के केस में प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑथराइज कर देंगे किसी पर्सन को, अब वो कोई भी हो सकता है, सेक्रेटरी को भी कर सकते हैं या किसी और को भी कर सकते हैं, और फिर वो क्या करेगा, डिफेंस के अंदर वो जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है वो इनके रिस्पेक्ट में अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया, सिविलियन सर्विसेज एंड सिविलियन पोस्ट ग्रुप सी ग्रुप डी इन डिफेंस सर्विसेज। तो ऑफिसर्स एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द अफोरसेड अथॉरिटीज। अफोरसेड अथॉरिटीज का मतलब जो भी ऑथराइज अथॉरिटी जो है वो शेड्यूल के अंदर डिफाइंड है वो। इसके अंदर एक चीज जो मुझे इसके अंदर यानी मिसिंग लगा, यहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात कर रहे हैं डिफेंस के अंदर, ग्रुप बी के क्या डिफेंस के अंदर नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। अगर होता है ग्रुप बी भी डिफेंस के अंदर तो उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप बी के लिए अगर डिफेंस में है तो शेड्यूल में जिन अथॉरिटीज को पावर दी गई है उन्हीं वही पावर जो है एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है, यानी मेरा ये निष्कर्ष है या मैं इसको बाकी चीज़ों को पढ़कर बता रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रुप सी का नाम मिसिंग है, तो सॉरी ग्रुप बी का नाम मिसिंग है यहाँ पे, यानी ग्रुप बी के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि डिफेंस के अंदर ग्रुप बी होगा। तो उस केस में जो अथॉरिटी या ऑफिसर एम्पावर्ड है वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे, या ऑलरेडी जो शेड्यूल के अंदर ग्रुप बी के बारे में शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है वही रहेंगे। तो ये थोड़ा एक चर्चा का विषय है। अगर किसी को, अगर डिफेंस में कोई है, अगर वो इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि डिफेंस के अंदर जो ग्रुप बी ऑफिसर हैं उनके लिए कौन है एम्पावर्ड ऑफिसर। तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है ग्रुप बी नाम। ठीक है, तो इसलिए जो शेड्यूल में डिफाइंड है उन्हीं के ऊपर वो डिफेंस वाला भी एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप शेड्यूल बी देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है एक्सेप्ट सिविलियंस फॉर सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज, तो यहाँ से एक्सक्लूड भी किया हुआ है। तो ये ग्रुप बी के बारे में फिर कहाँ है, क्योंकि लास्ट जो शेड्यूल है सिविल पोस्ट इन डिफेंस सर्विसेज, तो यहाँ पे सिर्फ सिविल पोस्ट के बारे में दे रखा है, सिविल सर्विसेज के बारे में जो डिफेंस में है उसके बारे में नहीं दिया हुआ है। तो ये रूल जो थोड़ा डिफाइन कर रखा है या जिस तरह से बना रखा है उसके अंदर मुझे मिसिंग लगा। बाकी आप लोग भी चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ग्रुप सी डी ये डिफेंस की बात कर रहा था। डिफेंस के अंदर बोला कि भाई जो ऑलरेडी यहाँ पे शेड्यूल में डिफाइंड है उन्हीं ग्रुप सी डी ऑफिसर से जिनको भी एम्पावर किया जाएगा, जिनके ऊपर भी पावर डाली जाएगी या जिनको भी अथॉराइज किया जाएगा वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बन जाएंगे डिफेंस के अंदर। उसके बाद बोले कि ऑल अपॉइंटमेंट टू द सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप बी सी डी इंक्लूडेड इन द जनरल सेंट्रल सर्विसेज shall be made by the authorities specified in that behalf by general special order of the president or where no such order has been made by the authorities specified in that behalf in the schedule। तो बाकी ये तो बात चल रही थी ऊपर ग्रुप बी सिविल सर्विसेज की बात चल रही थी, बी सी डी ये सर्विसेज की बात चल रही थी। यहाँ पे ये भी सिविल सर्विसेज और डिफेंस में तो था, दोनों की बात चल रही थी। और तीसरी कैटेगरी आपकी पोस्ट की हो गई। पोस्ट का अगर रिस्पेक्ट में ग्रुप बी सी और डी है तो उन्होंने बोला कि या तो उस अथॉरिटी के पास पावर रहेगी अपॉइंटिंग करने की, अपॉइंट करने की जिनको प्रेसिडेंट ने पावर दी हो, या प्रेसिडेंट ने अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास किया है तो उस केस में कौन होगा, जो शेड्यूल में डिफाइंड है। ठीक है, यानी कोई सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप बी है तो उस सेंट्रल सिविल ग्रुप बी के लिए, पोस्ट के लिए अगर प्रेसिडेंट ने कोई स्पेशल ऑर्डर निकाल रखा है तो वो तो उन प्रेसिडेंट के ऑर्डर से गवर्न होगा, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी उस ऑर्डर के तहत जो भी है उसको बनाया जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया है तो शेड्यूल के अंदर उस पोस्ट के लिए, तो जैसे कि पोस्ट यहाँ पे देखोगे अलग अलग पोस्ट यहाँ पे बता रखी हैं, इस पोस्ट के लिए या यहाँ पे भी अगर जैसे सर्विसेज के अंदर भी कोई पोस्ट है तो उसके लिए जो भी ऑथराइज्ड या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसी को ट्रीट कर लिया जाएगा। यानी हमें उस केस के अंदर जहां पे प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला है तो हम इसी शेड्यूल को रेफर करेंगे और इस शेड्यूल के तहत ही उस पोस्ट के लिए जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी माने जाएंगे। तो इस तरीके से ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अलग अलग पार्ट हो गए। तो एक बार ब्रीफ देख लेते हैं। अगर सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए था तो वो प्रेसिडेंट के पास पावर था। सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए था
पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट तो भी प्रेसिडेंट था। उसके बाद हो गया सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप BCD, तो ये शेड्यूल के अंदर डिफाइंड है। फिर सेंट्रल सिविल पोस्ट जनरल सर्विसेज, तो उसके अंदर ये तो प्रेसिडेंट ने पावर अपनी लेकर बना रखा हो, कोई जनरल स्पेशल ऑर्डर से किसी अथॉरिटी को बना रखा हो, या अगर अथॉरिटी को नहीं बना रखा तो शेड्यूल में जो भी अथॉरिटीज दे रखी हैं उस पोस्ट के लिए वही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। और फिर बच गया ग्रुप CD, ये डिफेंस सर्विसेज के अंदर पोस्ट हो चाहे सर्विसेज हो कुछ भी हो, तो उस केस में जो ऑफिसर एम्पावर्ड है, यानी शेड्यूल के अंदर जो अथॉरिटीज का नाम दिया गया अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उन्होंने जिसको भी एम्पावर कर रखा है डिफेंस के अंदर, वो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी का काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन है उसके अंदर हम सस्पेंशन को डील करेंगे, आगे से जो है अपना मेन जो CCA के रूल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो थे यानी छोटे छोटे रूल्स थे, लेकिन मेन रूल्स आपके नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम यहीं पे इतना ही करेंगे। रूल 1 to 9 हमने किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।